हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे एमएचटी में फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बराबर एक्सपेक्टेड है, कोई शॉर्ट नहीं है। बेसिकली ये अपन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस के ऊपर कि इस क्वेश्चन से पिछले कुछ सालों में अपन ने देखा कि इतने इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंड में भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए जो कम से कम टाइम अपने पास अवेलेबल है, ताकि आप पूरा सिलेबस कवर कर पाए और बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो पाए आने वाले 45 टू 50 डेज में। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर वाइज एमएचटी सीईटी 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स एंड क्वेश्चन ट्रेंड्स कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हमें नहीं छोड़ने चाहिए, उनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो वीडियो के एंड में है क्वेश्चन ट्रेंड्स और प्रिपरेशन टिप्स मैं अभी बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो। मोशन इन प्लेन, ये सबसे पहला चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का, मोशन इन प्लेन। इससे एक से दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से कि एक से दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन से, इधर लिखे हुए वेक्टर क्वांटिटीज, रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। बराबर प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि रेंज कैसे फाइंड करना है, टाइम पीरियड कैसे फाइंड करना, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करना है, बराबर मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करना है, रेंज कब मैक्सिमम होता है। बराबर जैसे थीटा जब 45 डिग्री होगा तब रेंज मैक्सिमम होता है। तो ये बेसिक बातें आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में पता होनी बहुत जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो इस टाइप की बातें आपको पता होनी चाहिए मोशन इन प्लेन में। फिर दूसरा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इधर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, बराबर काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे डील करना है इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, उसमें वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो दो टाइप के एक्सेलरेशन आएंगे, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल। ये अपन डिस्कस कर चुके इन मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। तो प्लीज उसको आप देखो और आपका प्रिपरेशन बूस्टअप करो, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेनली अपन बोलते हैं कि पीवाईक्यू करने जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है। अपन क्या देखते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स पे बार बार क्वेश्चंस आए, तो ये कहाँ से पता चलेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करने से। बहुत सिंपल लॉजिक है इसके पीछे का। चलो दूसरा चैप्टर देखते हैं। ये सब 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर है, पहले वो डिस्कस कर लेते। ग्रेविटेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे हार्डली एक या दो क्वेश्चन आता है और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि नहीं भी आया है क्वेश्चन। तो ग्रेविटेशन से क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते सैटेलाइट के लिए, या ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो सैटेलाइट की, तो ये सब बातें आपको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सैटेलाइट का मोशन और एस्केप वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ग्रेविटेशन के ऊपर। फिर आगे आते हैं साउंड। साउंड इससे भी वही कहानी है, कभी आता है क्वेश्चन कभी नहीं आता है। तो साउंड में जो इंपॉर्टेंट है वो डॉपलर इफेक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव इन अ स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग के ऊपर साउंड की स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू करके सॉल्व करते हैं अपन। म्यू क्या होता है उसमें, मास पर यूनिट लेंथ। आप म्यू को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया भी। तो इस टाइप की बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको रिलेट कर पाओगे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये बातें आप ध्यान रखना कि जब भी आप साउंड चैप्टर पढ़ो तो इन इन बातों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे जो यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए, ये चीजें करनी है, इनके ऊपर के क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ दूसरा देखते हैं। ये 11th स्टैंडर्ड के ही चैप्टर चालू है और कितने चैप्टर है, एरर एनालिसिस, ये भी है। यहाँ से भी आता है एक आध क्वेश्चन कभी कभी, आपको परसेंटेज एरर बोलेगा या रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करने बोलेगा, तो ये आपको आना चाहिए एरर एनालिसिस। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं करके। ऑप्टिक्स में हमें क्या समझना है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स में भी, बहुत बेसिक बेसिक से आते हैं। ऑप्टिक्स देखने के लिए बहुत टफ लगता है, लेकिन क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते ऑप्टिक्स चैप्टर से। तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, लेंस लॉ है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो भी टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, तो ये आपको आने चाहिए कि उसका रिजोल्विंग पावर या मैग्नीफाइंग पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। बेसिक्स फॉर्मूले वो आप अच्छे से करो। देखो सीईटी का एग्जाम है ना, खास बात क्या है, यहाँ फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। बराबर ऐसा नहीं है कि एकदम ही बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले भी ठीक ठाक अच्छे से याद है तो भी आप एक अच्छा स्कोर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर आपको टॉप ही करना है एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप फॉर्मूले वाले तो करो पहले, वो इंपॉर्टेंट है, उससे भी अपन एक डिसेंट स्कोर पहुंच सकते हैं। तो
ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनके आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, इनके आसपास के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जिससे क्या होगा अपन कम से कम टाइम में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो रिवाइज कर पाएंगे। आओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चलते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो दो चार्जेस के बीच में अपन फोर्स कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट चार्ज के लिए, सिलेंडर के लिए, स्पीयर के लिए किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो गई। फिर आता है वेक्टर, इसी में गॉस लॉ भी आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। वेक्टर, ये वेक्टर और एरर एनालिसिस ये दोनों अलग चीजें आ गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेक्टर में क्या करना है अपने को, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये बेसिक बेसिक चीज है, ऐसा नहीं कि इससे कोई अलग से सवाल आएगा, बराबर। जैसे मान लो कोई आपको फोर्स कैलकुलेट करने बोला कहीं और वो फोर्स वेक्टर में दिया है, जैसे टॉर्क कैलकुलेट करने बोला तो आर और एफ वेक्टर में दिया है, तो आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट करने आना चाहिए। तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है, तो ये आप पढ़ ही लेना है, ठीक है। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, ये कहीं भी लग सकता है, किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में हमें वेक्टर का यूज हो सकता है, तो वेक्टर अच्छे से करना है अपने को। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। एक्सपांशन के ऊपर आता है, कैलोरीमेट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है, और हीट ट्रांसफर के ऊपर आता है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हीट ट्रांसफर। फिर आता है सेमीकंडक्टर, जो अपना 11th स्टैंडर्ड का सबसे आखिरी टॉपिक है। 11th सेमीकंडक्टर दोनों जगह है, 11th में भी है 12th में भी, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी दोनों जगह है, 11th और 12th में। तो ये बातें ध्यान रखिए, ये इधर 11th में कवर किया तो ये 11th के टॉपिक है, वैसे ही मैं 12th का स्लाइड दिखाऊंगा उसमें 12th के लिए भी रहेगा, तो वो टॉपिक्स आपको करने। तो सेमीकंडक्टर में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आते हैं वो है पीएन जंक्शन, डायोड और ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, आप कर सकते हो, उसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। आओ ये आता है अभी अपना 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे पहला वेव ऑप्टिक्स का बात करते हैं। देखो ये टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स देखा, वेव ऑप्टिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, पोलराइजेशन पे जो पोलराइजिंग एंगल है उसी के आसपास क्वेश्चन आते ज्यादातर। तो ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, बराबर, लेकिन आप इसके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट के आसपास रहो, ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता, ऊपर ऊपर से ही आता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि देखो जो टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा ना उसमें क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही बना रहे, जो इजी है जो आपको समझ में आ रहा है उसी के डेप्थ में जाएंगे ज्यादातर, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिए। रोटेशनल डायनामिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनता है रोटेशनल डायनामिक्स से। तो यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल डायनामिक्स एक बड़ा चैप्टर है, ये अपने को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अलग अलग, डिस्क के लिए, रिंग के लिए, स्पीयर के लिए, सॉलिड है, हॉलो है, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने बताया टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो ये आपको आना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टर्निंग ऑफ व्हीकल, बैंकिंग रोड है, टर्निंग ऑफ व्हीकल में क्या आएगा, अगर रोड बैंक है, बैंकिंग ऑफ रोड, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। फ्रिक्शन है रोड पे लेकिन बैंकिंग नहीं है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बराबर। अलग अलग केस में सेफ स्पीड का अलग अलग फॉर्मूला है, तो आप जब टर्निंग ऑफ व्हीकल पढ़ो यानी बैंकिंग ऑफ रोड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन चैप्टर तो रोटेशनल डायनामिक्स का है, लेकिन इससे प्रोजेक्टाइल का भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लो वर्टिकल सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है और टॉप पे जाके या कोई कहीं तो स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में लिया है, ठीक है। तो टॉप पे जाके वो रिंग ब्रेक हुआ तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो देखो ऐसा कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चन आता है कि आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर पता है तो ही आप जो क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल का कंबाइंड क्वेश्चंस है। तो ऐसे मान लो सर्कल में घूम रहा है ऑब्जेक्ट और टॉप पे जाके उसका स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, तो अब वो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का इनिशियल वेलोसिटी कैसा होगा, अगर आपने वर्टिकल मोशन में बॉटम में √5 g वेलोसिटी दिया है तो टॉप पे जाके √g वेलोसिटी होगा, और फिर जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक हुआ तो अभी वो प्रोजेक्टाइल करेगा, अभी वो सर्कल में नहीं घूमेगा ना, क्योंकि वो जिस स्ट्रिंग से घूम रहा था स्ट्रिंग तो टूट गया है। तो कहने का बात क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन को प्रोजेक्टाइल से कंबाइन कर दिया, वहां क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स, ये उसके अंदर की चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इससे 1 से 2 क्वेश्चन है। ऑसिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक हो गया, डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मतलब यहाँ क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब आपको वेलोसिटी निकालने आनी चाहिए, और जब बॉडी ऑसिलेट कर रहा है उसका एक्सेलरेशन निकालने आना चाहिए, उसके आसपास के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, बराबर। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं भी आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से। तो आपको ये बेसिक चीजें, प्रेशर कैसे निकालते हैं, रो जी एच जो फॉर्मूला है, बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन, सोप बबल है, लिक्विड ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, उसके अंदर प्रेशर कितना, उसके बाहर क्रिटिकल वेलोसिटी कैसा है, बराबर, जिसको अपन टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, वी टी इज इक्वल टू 2/9 ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर वो फॉर्मूला है। इधर ही विस्कोसिटी आता है 6π/nr/vt करके, तो क्रिटिकल वेलोसिटी आप थोड़ा देख लेना करके ये चैप्टर के अंदर भी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेसिकली। जब आप ये चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, इनके आसपास की चीज़ें आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। आओ दूसरा देखते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसमें स्टैंडिंग वेव ऑर्गन पाइप के अंदर स्ट्रिंग के ऊपर, ये दोनों ही पढ़ने आपको। बीट्स और रेजोनेंस, बीट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, ठीक है, तो ये समझ लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। किरचॉफ लॉ के ऊपर आते हैं, ओम्स लॉ के ऊपर आते हैं। आपको केवीएल बहुत अच्छे से आना चाहिए किरचॉफ लॉ में, वोल्टेज लॉ, बराबर, दो है ना, एक किरचॉफ करंट लॉ, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो आपको सर्किट के ऊपर केवीएल लगाने आना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और पोटेंशियोमीटर में 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर वगैरह करते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर लॉ और मैग्नेटिक फोर्स एंड फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग केस में पता होनी चाहिए। कैसा रिंग है तो रिंग के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर, तो हर केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 वायर है तो दोनों वायर में करंट जा रहा है, पैरेलल वायर रखा हुआ है सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा, तो दो पैरेलल वायर के बीच में कितना फोर्स होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ये टॉपिक्स के आसपास के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस किए हुए होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th में भी था, वैसे ही 12th में, ये 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उधर गॉस लॉ, इधर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पोटेंशियल, अलग अलग केस में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने आना चाहिए, ड्यू टू सिंगल चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस मास के वजह से, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से अलग अलग केस में पोटेंशियल निकालने आना चाहिए। फिर डाइपोल हो गया, डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करने आनी चाहिए। फिर आता है इसी में कैपेसिटर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में, उस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनसे ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो ये बताने का पीछे का रीज़न क्या है कि ऐसा लगता है कि अरे इतना सब पढ़ने का, इतना सब पढ़ने का है, लेकिन पढ़ने का जो रेंज है ना, वो अगर आप जितना कम कर पाओ और ज़्यादा इफेक्टिव कर पाओ, तो कम डे में आप ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर पाओगे। मेन रीज़न यही है वीडियो बनाने के पीछे, कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। चलो, अब यही इसमें ईएमआई हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 2 से 3 क्वेश्चन, लेंज लॉ, फेराडेज लॉ, एडी करंट और ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज और टर्न के रेशियो के रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। फिर एसी सर्किट में रिएक्टेंस, इंडक्टिव हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, जिसको एक्सएल एक्सी लिखते हैं, इंपीडेंस हो गया जेड वगैरह, पावर फैक्टर, एवरेज करंट या आरएमएस करंट आपको निकालने आना चाहिए, फॉर्मूले पता होने बहुत जरूरी है एसी सर्किट में। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। देखो ये जो तीनों चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, फिर इसी में आगे जब अपन जाएंगे फिर सेमीकंडक्टर भी आएगा इसी में। तो ये सब एक दूसरे से लिंक है, ड्यूअल नेचर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेमीकंडक्टर, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बात करते हैं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये सब उसके इंपॉर्टेंट है कि बीटा डी के हो रहा है, अल्फा डी के हो रहा है, तो किस टाइप से अपन वो इक्वेशन लिखते हैं, बराबर। तो ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ से 1 से 2 कभी क्वेश्चन आया तो कभी आता है, अदरवाइज नहीं भी आता है। तो ये यहाँ से ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ज्यादा आया तो ससेप्टिबिलिटी पे आता है कि ससेप्टिबिलिटी कैसे फाइंड करनी है। तो इसका आप थियरी पढ़ के जाओ, बेसिकली इसका डिफरेंस पढ़ के जाना कि डायमैग्नेट क्या होता है, पैरामैग्नेट क्या होता है, फेरोमैग्नेट क्या होता है। कभी आता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता है। थर्मोडायनामिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स में। आपको फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए, कार्नोट इंजन पता होना चाहिए, उसका एफिशिएंसी निकालने आना चाहिए, सीओपी पता होना चाहिए रिवर्स कार्नोट का, जिसको अपन हीट इंजन वगैरह भी बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ से तो उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का, कार्नोट इंजन और हीट इंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ अपना एंट्रोपी वाला पार्ट हो जाता है, वो उतना डिटेल में नहीं है अपने को, है ना। सेकेंड लॉ के दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर होने चाहिए, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट करके, कभी थियरी में क्वेश्चन आ गया तो। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे फर्स्ट लॉ मतलब आपको क्या पढ़ना है, अलग अलग प्रोसेस में, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आइसोबैरिक हो गया और आइसोकोरिक हो गया, इन चारों प्रोसेस का वर्क डन और हीट ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए, बराबर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप बहुत अच्छे से करो, ठीक।
अब आया ये ड्यूअल नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है, और सेमीकंडक्टर, ड्यूअल नेचर, सेमीकंडक्टर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ से मिलके 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, बराबर। तो कभी इससे आ गए तो कभी इससे आ गए, तो ये 3 चैप्टर भी बहुत अच्छे से करना आप। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है अलग अलग केस में डी ब्रोगली निकालने के लिए कि ये वेवलेंथ कितना होगा। बोर्स मॉडल पे कभी बनता है कभी नहीं, ज्यादातर रेडियस वगैरह पे ही क्वेश्चन आता है कि रेडियस कैसे निकालेंगे अपन। फिर काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, इसमें आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, उस केस में अपन कैसे कैसे डील करेंगे। और रेडिएशन का लॉ यानी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो आपको अच्छे से आना चाहिए कि उसमें अपन हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है क्या, ये आपको पता होना जरूरी है। फिर आता है आखिरी सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस में रेक्टिफायर, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, बराबर, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी अपन ये जो बता रहा हूँ ना, ये हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। अब ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप देखोगे जब आप पेपर दे के आओगे ना, जिस भी दिन आपका एमएचटी सीटी का होगा, तब आप यकीन मानना इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तो आप ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक के ऊपर फोकस करो, ऐसा नहीं बाकी कुछ नहीं पढ़ने का, मेरे को पेपर थोड़ी मालूम है, नहीं मालूम है, मैंने एनालिसिस किया कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर आपको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, बराबर। दूसरे टॉपिक्स भी करने हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे, तो वो भी करना जरूरी है, लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, जैसे मान लो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हो, तो ये बहुत अच्छे से करना है, इसके आसपास के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। तो आप ये ट्राई करो, इस वीडियो को अच्छे से समझ लो कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको हेल्प होगा प्रिपरेशन के लिए, आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। अपन कम दिन में ज्यादा काम करना है, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि किस तरीके से अपन इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आओ आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना चैप्टर वाइज। अभी अपना एनालिसिस है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आते हैं, कभी कभी पेपर ऐसा बनता है, कभी कभी क्या, ज्यादातर केस में देखोगे कि इन चैप्टर से ऐसा हुआ नहीं कि कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, क्योंकि ऐसे चैप्टर है जैसे साउंड वगैरह हो गया, उनसे कभी क्वेश्चन ही नहीं आता है, ऐसा भी हुआ है कि 2-3 साल हुआ क्वेश्चन ही नहीं पूछा। लेकिन ये जो चैप्टर्स है, इनसे क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, हर साल, बराबर। तो ये चैप्टर नहीं छोड़ना, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा, बराबर। ऐसा नहीं कि अभी 3-4 इससे, 3-4 इससे, 3-4 इससे, तो पेपर ही खत्म हो गया भाई, 40 क्वेश्चन इधर ही बन जाएगा, तो वैसा नहीं है। लेकिन आप मान के चलो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं, 4 से ज्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये चैप्टर तो छोड़ के जाना ही नहीं है, इनके ऊपर के टॉपिक्स देख लो, वो बहुत अच्छे से करना है, बराबर। करना तो आपको हर चैप्टर है, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है आपको। अब दूसरा ये वाला हो गया, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन दिखेगा आपको, बराबर। वेक्टर्स या ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल होगा, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया। तो कभी इधर आते हैं कभी नहीं भी आते, लेकिन ये छोड़ना नहीं है भाई, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इससे इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं, तो इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चैप्टर तो छोड़ने का, मिस्टेक ही नहीं करने का, ये तो पढ़ के ही जाना है, ये जो चैप्टर है ना, ये सारे पढ़ के जाने, बराबर। इधर क्या है, वेक्टर्स आपको आना जरूरी है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। ग्रेविटेशन अगर आपका अच्छा चैप्टर है तो आप करो, मैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादातर थियरी के आसपास क्वेश्चन आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कभी आया तो 1-2 क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज ये भी स्किप हो जाता है। प्रिपरेशन टिप्स तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टिप्स नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा खेल प्रैक्टिस का है ये। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, वेराइटी आपने देख चुके हो, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कर पाओगे, बराबर। कोई नए क्वेश्चन के ऊपर आपको अटेम्प्ट नहीं मारना है। दूसरा, आपके पास कम टाइम में आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको शॉर्टकट ट्रिक पता होनी जरूरी है, जिस क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़े। ऐसा नहीं कि हर जगह शॉर्टकट याद करते जा रहा है, उतना याद नहीं रख पाएगा, लेकिन जहां जहां जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वहीं आप जाओ ना शॉर्टकट पे, वरना रेगुलर मेथड से भी फटाक से आंसर आ सकता है, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ लो तो। ठीक है, तो जहां जरूरत है वहां अपन शॉर्टकट भी यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूले याद होने जरूरी है। मैंने बताया सीटी का पेपर फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, जरूरी नहीं हर बार कॉन्सेप्ट ही घुसाना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि मान लो कोई एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, वो स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, तो 4 गुना हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, बराबर। जैसे मान लो a = b² है, तो और क्वेश्चन में बोल दिया b डबल कर रहे, तो a कितना हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप ये रिलेशन बिठा पाओगे, बराबर। और दूसरा है मॉक टेस्ट, भाई ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही मार्च खत्म होगा, 1 अप्रैल से शुरू हो जाने का मॉक टेस्ट देने का, जितना भी तैयारी आपका हुआ है
बाकी सब अपन मॉक टेस्ट से सीखते जाएंगे, बराबर। कोई भी अच्छे क्लासेस का या जहाँ से भी आपको जो भी सही लगे वहाँ से आप मॉक टेस्ट करो प्रिपेयर, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट दोगे तो ही समझ में आएगा कि अपन एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप 1 या 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हो मॉक टेस्ट देना, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा इंप्रूवमेंट का। हर मॉक टेस्ट ऐसा नहीं मॉक टेस्ट देने का तो बस दिया मैंने, 1 1.5 2 2.5 घंटा बैठ के मैंने टेस्ट दे दिया, अब बस खत्म। ऐसा नहीं, असली काम तो उसके बाद चालू होता है भाई। मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूरी है कि कौन से क्वेश्चंस अपन को आ रहे हैं, ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, इसका क्या नहीं पता था फॉर्मूला। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है कि अपन समझ सके कि कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक्स अपने वीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको एज अ स्टूडेंट पता होनी चाहिए। कौन से एरिया में अपने को काम करना है, किधर ज़्यादा फोकस करना है, ये बातें अगर आपको क्लियरली पता होंगी तो आप एक अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो कम से कम डेज में। यही मेन मोटो है ये वीडियो बनाने का। बाकी मेहनत करते रहो, ज़रूर आपको आपका हार्डवर्क पे करके जाएगा। तो बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।